एक निज़ाम कायम करना चाहते थे फारूक आज़म का मंसूबा था, थियरी थी कि मैं यहाँ जितने साल रहूँ मेरे बाद मेरा कानून रहे और मैं चला जाऊँ तो मेरा कानून ख़त्म, ऐसा नहीं बल्कि मैं जो करूँ और क़यामत तक लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे। इसलिए बाकायदा एक सल्तनत बनाई फारूक आज़म ने। जब इतने सारे इलाके फ़तेह हो गए, सारे इलाके में फारूक आज़म गवर्नर मुकर्रर करते हैं। एक कानून बनाया फारूक आज़म ने, सबसे पहले पुलिस महकमा फारूक आज़म ने बनाया। ये सारी चीज़ें बाद में टेक्निक बढ़ती गई तो इसमें जिद्दत आती गई, टेक्निक आती गई, मगर इन सारी चीज़ों का फार्मूला उमर ने दिया है। सबसे पहले ज़मीन पर पुलिस का महकमा फारूक आज़म ने कायम किया। इतना सारा माल आता था, रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, इतना सारा माल आया था, अल्लाह अकबर, कि जब कैसर और किसरा फतेह हुए थे ना, आपको मालूम है तकरीबन 60,000 मुजाहिदीन गए थे किसरा फतह करने, और उस वक्त जो माल आया था गनीमत का 5वां हिस्सा निकालने के बाद भी हर मुजाहिद को तकरीबन 60,000 चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के मिले थे। आप अंदाज़ा लगाओ, गनीमत का 5वां हिस्सा निकालने के बाद 60,000 में हर एक जो है मुजाहिद को, हर एक मुजाहिद को इतने हज़ार सिक्के, चांदी सोने का सिक्का मिला। फिर एक फ़र्श भी था किसरा का, वो इतना कीमती था जो बादशाह, उस ज़माने में बादशाह के महल में बड़े बड़े दिनों में बिछाया जाता था। सोने चांदी से वर्क क्या हुआ, किसरा का वो फ़र्श था, वो कितना कीमती था मालूम है? उसका एक बालिश्त हिस्सा, एक वेथ उसका हिस्सा हज़रत अली के हिस्से में आया था। हज़रत अली ने उसको बेचा तो 60,000 सोने के सिक्के मिले थे। एक बालिश्त चादर के 60,000 सोने के सिक्के, बताओ, जहाँ नज़र दौड़ती थी उतनी वो बड़ी कालीन थी। जब किसरा फतह हुआ वो सारा माल मुसलमानों के हक़ में बैतुल माल में जमा हुआ, माल गनीमत के तौर पे वो सारा माल जो है आया। इतना सारा माल आया था फारूक आज़म के ज़माने में, जगह जगह इस्लामी फ़तह होती और लोग मुसलमान होते, वो इलाका मुसलमान होता, माल बैतुल माल में जमा होता। सहाबा फ़तह करके आते, मस्जिद नबी में सोने का ढेर लगा देते। कितना सोना होता था आपको मालूम है? एक आदमी सोने के ढेर के पीछे ऊँट खड़ा हो और ऊँट पे वो आदमी बैठा हो तो इतना सोने का ढेर होता था कि ऊँट पे बैठा आदमी उस ढेर के पीछे दिखा नहीं करता था। अल्लाह अकबर, कितना सोना! आज के अंबानी के पास होगा क्या? आज के टाटा बिरला मित्तल के पास होगा? मगर अल्लाह अकबर, कहते हैं अल्लामा हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला बिन मसूद ने लिखा है, हज़रत अबू बकर के पास दुनिया नहीं आई, मगर दुनिया कभी अबू बकर ने तलब भी न की, ख्वाहिश भी न की, मगर कहते हैं उमर के पास बहुत दुनिया आई, उसके बावजूद भी उमर ने फ़कीरी को तरजीह दी। बिल्कुल फ़कीराना लिबास पहनते रहे और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी। अब चाहते हैं फारूक आज़म एक निज़ाम अच्छा कायम किया जाए दुनिया में, इसलिए फारूक आज़म ने सबसे पहले पुलिस महकमा कायम किया। इनको बैतुल माल से महीने की तनख्वाह दी जाएगी। उनके अंदर तरह तरह के डिपार्टमेंट, जैसे आज PSI है, SP है, DM है, DISP है, DSP है, DDO है, ये सारी चीज़ें जो होती है तो अरबी में वो सब अहदे थे उनके। पहली मर्तबा पुलिस का महकमा किया और कुरान में जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की एक गाइड बनाई गई, किताब जमा किया गया। कुरान में जितने सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, कानून हैं, IPC होता है ना, जैसे इंडिया में IPC है, इंडियन पेनल कोड, इसी तरह IPC है, इस्लामिक पेनल कोड, QPC कुरानिक पेनल कोड है। कुरान में हर जुर्म की सज़ा, हर क्राइम की सज़ा है। हाथ काटे जाए जब बंदा चोरी किया हो, जना किया हो किसी ने, अगर शादीशुदा है तो संसार किया जाए, बगैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाए। अज़्ज़ानी तो वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। चोरी किया हो तो कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काटे जाए। इसी तरह किसी ने किसी पे गलत तोहमत लगाई, उसको भी कोड़े मारे जाए। यानी एक एक जुर्म है जिसकी दफ़ात कुरान में उतरी है, सेक्शंस उतरे हैं, कलम उतरी हैं। कलम से मुराद वो कानून, कलम उतरे हैं, वो कानून उतरे हैं। किस जुर्म के तहत, किस क्राइम के तहत
क्रिमिनल को जो है क्या सज़ा दी जाएगी। जैसे हिंदुस्तान में होता है, किसी ने किसी को मार दिया, अटेम्प्ट टू द मर्डर है, चाकू से वार किया, एसिड फेंका, तलवार से वार किया, तो उस पर धारा लगती है, धारा 325 लगे, धारा 325 लगे, 326 लगे, जैसा जुर्म होता है वैसी धाराएं लगती हैं। और फिर कानून है, जितना सेंसिटिव और जितना गंभीर जुर्म होगा फिर उसमें बेल नहीं मिलती है, ज़मानत नहीं मिलती है। ये क्या है, फिर जज उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जज कानून बताएगा, इस कानून के तहत इसका जुर्म यह है, उसको कितने देर तक सज़ा देनी है। तो चूंकि अंबेडकर ने संविधान बनाया है, उसने लॉज बनाए हैं, उसने कानून बनाया है, उसी कानून पे जमहूरिया चलता है, उसी कानून पे डेमोक्रेसी चला करती है, उसी कानून पे तंत्र चला करता है। अगर कोई कानून के खिलाफ करे तो फिर मुल्क में आज़ादी न रहे, फिर हर आदमी कुछ ना कुछ कर बैठेगा, जिसको चाहे जो मर्जी करे, कानून है ही नहीं। इसलिए मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाया और कानून पे अमल करवाया जाता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान से वो सारे कानून निकाले, जज का महकमा बनाया, ये जज है, और जज के ऊपर भी पैनल्स बना डाली, ये कानून बताएंगे और पुलिस महकमा अमल करेगा। सबसे पहले दुनिया में CID का महकमा फारूक आज़म ने जारी किया कि लोग आम लिबास में, अजनबियों के लिबास में शहर में घूमते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि ये CID, ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का आदमी है, आम लिबास में घूमता रहेगा और देखेगा शहर में कहाँ गुनाहित प्रवृत्ति चालू है, कहाँ शहर में कोई क्राइम कर रहा है, कौन छुप छुप के कोई गुनाह की प्रवृत्ति में मशगूल है। इसलिए CID का महकमा सबसे पहले फारूक आज़म ने कायम किया। उसको बैतुल माल से महीने की तनख्वाह मिलेगी और जेल का सबसे पहले तस्वुर फारूक आज़म ने दिया। भले आज की जेल सब टेक्निक वाली है, मगर फार्मूला तो वहीं से मिला है। भले आज का पुलिस महकमा टेक्निक वाला है, फार्मूला तो वहाँ से आया है। भले आज का CID डिपार्टमेंट टेक्निक वाला है, फार्मूला तो उमर ने दिया है, ईजाद तो वहीं से आया है। अल्लाह अकबर, ताकि मुल्क में जुर्म ना हो, मुल्क अमन का गहवारा बन जाए, मुल्क में शांति रहे, इसलिए सारी फारूक आज़म कर रहे हैं। बाकायदा इस्लामी गवर्नमेंट कायम कर दी है, मदीना राजधानी बन गई है, नगर निगर कायम हुआ, जगह जगह कॉरपोरेशन बनाए गए। जो मुल्क फतेह होता था उसके सूबों में जगह जगह गवर्नर बिठा दिए गए, मतलब CM बिठा दिए गए हैं, और CM के लिए भी कानून बताए गए। अल्लाह अकबर, सबसे पहले जनाब फारूक आज़म ने जच्चा और बच्चा दोनों के लिए माल देने का वादा किया। यानी जब औरत की प्रेगनेंसी 6 महीने की हो जाए, 7, 8 और 9, 3 महीने के बाद बच्चा पैदा होने वाला है, 3 महीने बाद बच्चा पैदा होगा। अब वो बच्चा चूंकि 6 महीने बाद उसके अंदर रूह आ गई है, अब वो औरत ज़्यादा तकलीफ में होगी तो काम कैसे करेगी। फारूक आज़म ने कहा जब 7 बच्चे के पैदा होने में 3 महीने बाकी रहे तो इसका खर्चा बैतुल माल देगा। बच्चा जब पैदा होगा, जब तक माँ का दूध छोड़ नहीं देता, चलना नहीं सीख जाता, तब तक उस बच्चे का सारा खर्चा बैतुल माल इस्लामी शासन उठाएगा। आज फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, शिष्यवृत्ति का फॉर्म है, ये बालक का फॉर्म है, कन्या का फॉर्म है। बच्ची जन्मी है, हम तुमको स्कॉलरशिप देंगे, वो बड़ी होगी तो कन्या के लगन के लिए इतना पैसा। आज फॉर्म बनाया जा रहा है, फार्मूला तो मदीने में उमर दे रहा है, इब्तिदा तो जनाब फारूक आज़म कर रहा है। बच्चा हो जच्चा, माँ को और बेटे बेटी जो भी पैदा हो, उन सबको इस्लामी शासन की तरफ से, बैतुल माल की तरफ से पैसा दिया जाएगा। हर 10 किलोमीटर पर मुसाफिर खाना होगा। रेगिस्तान का इलाका होता था, आदमी शाम से मदीना आ रहा है तिजारत करने के लिए, मदीना से मक्का जा रहा है, मक्का से फ़िलिस्तीन जा रहा है, फ़िलिस्तीन से दूसरी जगह जा रहा है। इतना रेगिस्तान का इलाका, कई कई किलोमीटर तक पानी नहीं होता था, खाना पीना नहीं होता था। हर 5-7 किलोमीटर पर फारूक आज़म ने गेस्ट हाउस, मुसाफिर खाने बना दिए, और मुसाफिर खानों में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से सामान पहुंचाया जाएगा। जो भी यहाँ रुकेगा 3 दिन तक फ्री में इस्लामी हुकूमत की तरफ से खाना खा सकता है। इस्लामी हुकूमत की तरफ से उसके रहने का, सहने का, खाने पीने का इंतज़ाम होगा। 3 दिन, चौथे दिन फिर उसको पैसा देना पड़ेगा, वरना तो हमारे जैसे वहीं पड़े रहते जिसका कुछ ना होता। 3 दिन तक, ताकि मुसाफिर भूखा ना मरे, मुसाफिर को तकलीफ हो तो यहाँ आके मुसाफिर खाने में आराम करे। हर 5-10 किलोमीटर पर इस्लामी शासन ने जमात खाने बना डाले, मुसाफिर खाने, गेस्ट हाउस बना डाले। ये फारूक आज़म का दौर है। मदीना और आसपास में
दुनिया में जहाँ मुल्क फतह होता था, औरतें दरियाओं पर पानी भरने, तालाबों में पानी भरने जाती थी, पर्दे का एहतमाम न होता था। फारूक आज़म ने हज़ारों लोगों को खरबों रुपया देकर इतना बड़ा कैनल का काम करवाया। दजला है, फुरात है, बड़े बड़े समंदर मीठे पानी के जो बने हैं, वहाँ से खरबों की तादाद में पैसा खर्च करके हज़ारों मजदूरों को लगा के एक नहर खुदवाई गई, पाइपलाइन गांव-गांव में पहुंचाई गई। ये डैम का तस्वर फारूक आज़म ने दिया। बारिश आए तो एक बहुत बड़ा डैम होगा, सारा बारिश का पानी वहां जमा होगा और कहत के ज़माने में वही पानी नगर निगम में पहुंचाया जाएगा। कॉरपोरेशन के ज़रिए वो पानी देहात में पहुंचेगा, वो पानी इलाकों में पहुंचेगा, ताकि माँओं बहनों को 2-2 किलोमीटर तक बेपर्दा होने का एहतमाल रहता था, पानी की तकलीफ ना हो। जगह जगह कैनल बनवाई और कैनल के ज़रिया हर घर में नल कनेक्शन उस ज़माने का फारूक आज़म ने दिया, फार्मूला फारूक आज़म ने दिया। अल्लाह अकबर, ये जनाब फारूक आज़म है। भले दुनिया आज इसको टेक्निक के तौर पे करती है, मगर फार्मूला वहीं से आया है, इब्तदा वहीं से जनाब फारूक आज़म ने शुरू की है। अल्लाह अकबर, रात को आप ही ने सबसे पहले सुल्तान को हुक्म दिया, अपने बाद आने वालों को, हर हाकिम रात को 2 बजे 3 बजे अपने इलाके में जहाँ से वो सीट पे लड़ा है, आज समझाने के लिए कहता हूँ, जिस सीट पे वो लड़ा है यानी जहाँ वो रहता है, वहाँ इलाके में हाकिम, सल्तनत का सुल्तान, बादशाह, अमीर घूमेगा। हज़रत फारूक आज़म भी आम लोगों का लिबास पहनकर रात को 2-2 बजे कंबल ओढ़ के घूम रहे हैं कि कहीं मदीना में, मेरी सल्तनत में कोई परेशान तो नहीं है। आपका ग़ुलाम असलम आपसे कहता था, अमीरुल मोमिनीन इसके लिए भी किसी को मुकर्रर कर दीजिए। फारूक आज़म कहते नहीं, ये मैं खुद करूँगा। अरे मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, अगर मैं अपने महल में, जबकि महल तो होता ही नहीं था, मैं अपने बिस्तरे पे आराम से सो रहा हूँ और मेरे मदीने में कोई एक बुढ़िया भूखी सो गई और क़यामत के दिन उसने उमर की अल्लाह से शिकायत कर दी, तो उमर तो मारा जाएगा, मेरा तो क़यामत में गिरबान पकड़ा जाएगा, क्या जवाब दूंगा। रातों को अमीरुल मोमिनीन गश्त कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, मदीना सोया है और अमीर हैं, काला कंबल ओढ़कर, अजनबियों के लिबास में, हाथ में लकड़ी लेकर, चाबुक लेकर मदीना का गश्त कर रहे हैं। ये तरीका भी जनाब फारूक आज़म ने निकाला। हर शहर की हद पे जहाँ शहर ख़त्म हो वहाँ एक चेक पोस्ट लगाया जाए, ताकि शहर से निकलने वाला आदमी जब शहर की हद से निकले तो वहाँ पुलिस महकमे के, हुकूमत की तरफ से कोई लोग रहेंगे, वो चेक करेंगे कि शहर के बाहर क्या सामान लेके जा रहा है, और कोई दूसरे शहर का हमारे शहर में आए तो चेक पोस्ट में उसकी चेकिंग होगी, क्या लेके आ रहा है, ताकि कोई गुनाहत प्रवृत्ति यहाँ ना आए, यहाँ का कोई गुनाह दूसरी जगह ना जाए। ये चेक पोस्ट जो बॉर्डर पे लगी होती है, ये फार्मूला जनाब फारूक आज़म दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, डाक का, पोस्ट ऑफिस का तस्वर फारूक आज़म ने दिया। लोग कबूतरों को उड़ाते थे, कबूतर पहुँचता न पहुँचता रास्ते में मर जाता, और एक आदमी एक खत पहुंचाने के लिए ग़ुलाम को घोड़ा सवारी देता था। ग़ुलाम कितने महीनों के बाद फ़िलिस्तीन और शाम और इलाके में ख़त पहुंचाता था। इससे तो बेहतर है कि ख़त वाला ख़ुद वहां चला जाए। तकलीफ़ होती थी। बाकायदा हुकूमत में एक डिपार्टमेंट कायम किया गया, पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट। जगह जगह से जो आदमी बिल्कुल निवृत्त थे उनको लगाया गया। तुम्हें काम नहीं है, चलो बैतुल माल से इस्लामी शासन तुम्हें काम दे रहा है, नौकरियां भी मिल रही हैं और मुल्क में जमहूरियत भी बढ़ रही है, डेमोक्रेसी भी बढ़ रही है। मुल्क में काम बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी। काम ठप है, जाहिर बात है, मशीन ठप है, मिल ठप पड़े हैं, इतना जीएसटी लगा दिया, गोदाउन ठप पड़े हैं। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ठप हैं तो फिर काम कहाँ से मिलेगा? जब काम नहीं मिलेगा तो मजदूर आत्महत्या करेगा, मरता इंतकाल करेगा। अल्लाह अकबर, जगह जगह फारूक आज़म ने हर जगह 2, 4, 10, 15 पोस्ट ऑफिस लगा दिए, डाक खाने लगा दिए, उसमें डाकिया मुकर्रर कर दिया। उन डाकियों को महीने की पगार तनख्वाह दी जाएगी। उन्हें आला किस्म का घोड़ा दिया गया, आला किस्म का ऊँट दिया गया, जिसकी जैसी रेंज वैसी सवारी। कोई बहुत लंबी पीच पे जाने वाला है तो उसके लिए घोड़ा और भी दिया जाता। कोई सिर्फ 10-15 किलोमीटर का डाकिया है तो फिर उसको जो है ऊँट दिया जाता। जाहिर बात है कार्गो में
फ्लाइट से पार्सल आता है, यहाँ का ही पार्सल होता है तो डिलीवरी बॉय पहुँचाने आता है या जो है पोस्ट ऑफिस पहुँचा देता है। मगर बहुत दूर का पार्सल है, पहले फ्लाइट में आता है, शहर में आ गया, फिर वो पोस्ट की बड़ी गाड़ी से आता है, शहर में पहुँच गया, फिर साइकिल से डाकिया देने जाता है या गाड़ी से। जैसी रेंज वैसी उसको सवारी दी जाएगी। बहुत बड़ी स्पीच दी गई है, पीछ दी गई है, तो फिर उसको अरबी नस्ल का घोड़ा दिया गया। बस 15 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस पोस्ट पहुंचाने जाएगा तो फिर उसको क्या है, घोड़ा ऊंट दे दिया गया। अल्लाह अकबर। और जगह जगह ताकि वहाँ के ख़त अपने रिश्तेदार को यहाँ भेजे, यहाँ दूसरी जगह वो अपना ख़त रिश्तेदार को भेज सके। इनको नौकरियाँ भी मिल गई और इस्लामी शासन में एक हुस्न भी आ गया। जगह जगह पोस्ट ऑफिस डाक खुलने लगे, लोगों को अपने प्यारों से ख़त व किताबत करने में आसानी रह गई, खैरियत पूछने में निशान आसानी रह गई। जब मुजाहिदीन बॉर्डर पे लड़ते हैं, फारूक आज़म ने कानून बना दिया 6 महीने से कोई ज़्यादा बॉर्डर पे नहीं रहेगा। शादीशुदा है, 6 महीने के अंदर अंदर घर पे आएगा ताकि ज़्यादा वहाँ रहेगा। आदमी के अंदर जो है शहवत होती है, गुनाह ना करे, उसको छुट्टी दी गई और छुट्टी की तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी। अल्लाह अकबर। बॉर्डर पे बाकायदा इस्लामी फ़ौज लड़ेगी। एक फ़ौज बॉर्डर पे रख दी गई, एक फ़ौज मरीन की तैयार की गई, दरियाई पट्टी पे बिठाया। ये सारा मरीन का खाता भी फारूक आज़म ने डेवलप किया, खुश्की का खाता भी फारूक आज़म ने डेवलप किया। दरिया पे भी एक फ़ौज रहेगी ताकि दरिया के रास्ते से कोई दुश्मन हमारे मुल्क पे हमला न कर दे। खुश्की के रास्ते भी एक फ़ौज रहेगी, उनको तनख्वाह मिलेगी महीने की ताकि खुश्की के रास्ते से कोई हमारे मुल्क में आके हमला न करे। यानी आर्मी का तस्वुर फारूक आज़म ने दिया, जनरल का तस्वुर फारूक आज़म ने दिया और नेवी का तस्वुर फारूक आज़म ने दिया, मरीन का फार्मूला फारूक आज़म ने दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10 साल क्या जनाब फारूक आज़म हुकूमत करते हैं, ऐसा लगता था ये ज़माना उमर का जन्नत की याद दिला रहा। अल्लाह, क्या था जनाब फारूक आज़म का वो दौर, दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। और दुनिया में हर मुल्क ये चाहता है, हर कंट्री चाहती है हमारे मुल्क से गरीबी कम हो। जर्मन से लेकर जापान, यूरोप, चाइना, जहाँ देखो जगह जगह उस ज़बानों में बैनर लगाए जाते हैं, गरीबी हटाओ। हमारे भारत में भी आप सड़कों पे चलो तो गरीबी हटाओ, गरीबी मारो, और तरह तरह से फार्मूले बताए जाते हैं। मुफ्त में मकानों की स्कीम दी जाती है, लोन पे मकान लो, पैसा नहीं है, ताकि मकान मिल जाए तो फिर अच्छा तिजारत करो, धंधा करो। फिर लोन भी ऐसा है कि आदमी भरते भरते खुद लोन हो जाता है और पता ही नहीं चलता है ज़िंदगी कैसे निकल जाती है। मगर ये सारे फार्मूले हुकूमत क्यों निकालती है? ताकि मकान रहे, दुकान रहे, गरीबी कम हो। जब मुल्क में गरीबी न रहेगी तो इसकी GDP मजबूत होगी। मुल्क की जब GDP मजबूत होगी, मुल्क का प्रोडक्ट बाहर जाएगा, मुल्क का प्रोडक्ट बाहर जाएगा, यहाँ की GDP मजबूत होगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी, मुल्क की नोट का वैल्यूएशन होगा, मुल्क का पैसा बढ़ेगा। आज दिन ब दिन डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरता जा रहा है। वजह क्या है? GDP कमजोर हो जा रही है, यहाँ का प्रोडक्ट कमजोर हो जा रहा है, तो GDP बिल्कुल माइनस में चली गई, प्रोडक्ट जो है इतना सक्सेस नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सोचा कि कैसे मुल्क की गरीबी ख़त्म करो। अल्लाह अकबर। कुरान ने तो पहले ही दे दिया था कानून, ज़कात निकाली जाए वक्त पे। जब मालदार अपने वक्त पे ज़कात निकालेगा, सरकार के ज़माने में आमिलीन ज़कात हुआ करते थे। मतलब क्या कि आका की तरफ से कुछ मुकर्रर करदा लोग थे, वो जाते थे और जाकर ज़कात वसूल करते थे। फारूक आज़म के ज़माने में फिर इसी तरह होता रहा, आमिलीन ज़कात को मुकर्रर किया गया। पहले आदमी जाता, सारे मुल्क को जो जो चीज़ें फतह हुई है वहाँ आदमी जाकर निरीक्षण करता था, कौन गरीब है, कौन बेवा है, कौन बगैर तिजारत के है, कौन नबड़ी स्थिति में है, कौन डैमेज है बिल्कुल आर्थिक रीत से। सबकी फहरिस्त बनाई जाती, उस फहरिस्त को बैतुल माल में जमा किया जाता। फिर जब ज़कात लेने का मौसम आता, फारूक आज़म की तरफ से एक बहुत बड़ी फील्ड थी, जगह जगह मिस्र में, शाम में, जॉर्डन में, फ़िलिस्तीन में, बैतुल मुक़द्दस में, अफ्रीका, जहाँ जहाँ इस्लामी फतवाहत थी, इस्लामी मुल्क थे, फारूक आज़म की आमिलीन ज़कात निकल जाते और अमीरुल मोमिनीन का पैगाम सुनाते। बादशाह इस्लाम अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ज़कात दो, ज़कात दी जाती और बड़ी तादाद में ज़कात की रकम फंड बैतुल माल में जमा किया जाता। और फिर जो लिस्ट बनाई गई है, बेवा है
पूरे साल का राशन भरवा दो। ये आदमी काम के बगैर पड़ा है, ज़कात की रकम थे, इसको काम के एबल कर दो, उसको आर्थिक पोजीशन बना दो। अल्लाह अकबर, कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता था, इतनी सख्ती थी। आजकल तो फिर अल्लाह व रसूल आलम है, पहले लोग भरोसा ही नहीं करते हैं, मगर वो तो जनाब उमर फारूक आदम का दौर था। इंसान तो जाने दीजिए, शेर भी किसी बकरी पे हमला नहीं करता है कि उमर का दौर है, फारूक आदम का ज़माना है। अल्लाह अकबर, ये है तो फिर इंसान की बात तो जाने दीजिए। जहाँ जो हकदार था, हकदार को ज़कात पहुँचा दी जाती थी, साहिबे हाजत को हाजत पूरी कर दी जाती थी, और जितनी लिस्ट बनाई गई है, जो जिस हाजत का होता, जिसकी जैसी कैटेगरी होती, उसको वैसे ज़कात का माल दिया जाता। नतीजा क्या निकला? फारूक आदम के बाद जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना आया, इतना मुल्क शानदार बन गया था। फार्मूला तो उमर ही ने दिया था, इतना मुल्क में अमन फैल गया था। ये अल्लाह अकबर, मदीना और इराक में, इराक का एक गवर्नर था, शाम में दमिश्क में उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ख़त लिखता है, हज़रत अब इतना माल जमा, इतना पैसा, इतना सोना चांदी जमा हो गया है कि हज़रत बैतुल माल में जगह नहीं है, और जो इधर उधर की गोदामें भी भर दी गई है, मगर कोई लेने वाला नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम है, उनको 1 साल की एडवांस में तनख्वाह दे दो। 1 साल की एडवांस में तनख्वाह दी गई। फिर ख़त आता है, फिर भी बच पड़ा। कहते हैं कि 1 साल, या लिखा है कि 5 साल के लिए मुल्क में जितने काफिर हैं, 5 साल के लिए काफिरों को बगैर सूद के कर्जा दे दो। अल्लाह अकबर, मुल्क में जितने काफिर रहते थे, उन सबको विदाउट ब्याज कर्जा दे दिया गया, और कहा गया कि लौटाना चाहो तो लौटाओ, अगर पोजीशन न बने तो फिर इस्लाम तुम पे माफ़ कर देगा। अल्लाह फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ को इराक का गवर्नर ख़त लिखता है, हज़रत ये भी कर दिया गया, फिर भी इतना है कि सालों साल रखेंगे तो बिगड़ने का चांस है, क्या किया जाए? अल्लाह अकबर, कहते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ख़त लिखते हैं कि जितना गल्ला पड़ा है, हमारे 30-50 हज़ार आदमियों को जमा करो और दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों में जाएं, और वो गल्ला जहाँ जानवरों परिंदों की तादाद ज़्यादा हो, वो गल्ला फेंकता जाए, ताकि अल्लाह की मखलूक परिंदों को गज़ा हासिल हो, चरिंदों को गज़ा हासिल हो। अल्लाह अकबर, इतना मुल्क बेहतर बन गया था कि आदमी ज़कात लेने निकलता था इराक में, मगर उसको बहुत मुश्किल से कोई ज़कात का हकदार मिला करता था, इतना माल था। अल्लाह अकबर, क्यों? ईमानदारी से मुल्क चलाया था। इरादा था कि डेमोक्रेसी को लाना है, जमहूरियत को लाना है, लोकतंत्र को लाना है, मुल्क में इंसाफ करना है। दयानतदारी से इंसाफ किया, दयानतदारी से समाज मुल्क को चलाया, और कभी भी 1 रुपया हराम का उमर बिन अब्दुल अजीज़ या फारूक आदम ने न खाया। अल्लाह अकबर, ईमानदारी के साथ, खुद चाहते तो सोने की कुर्सी पर बैठते थे, मगर अल्लाह अल्लाह वो उमर थे कि जिनके खुद के बदन पर जो कुर्ता होता था, उसमें कई जगह पे पेवंद लगे हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, ईमानदारी से मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए कुछ करने की क्षमता थी, तो करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया। सहाबा कहते हैं, हमने उमर का और उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना जब देखा तो हमें हुजूर के ज़माने की याद आई, और ऐसा लगता था कि अल्लाह अकबर, इस ज़मीन पे जन्नत का नज़ारा उतर आया है। अल्लाह अकबर। अब वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो है कहने से ताल्लुक़ रखती है, सिवाय रोने के अब हमें कुछ नहीं है, उसकी एक झलक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जनाबे फारूक आदम है। हज़रात, वक्त काफ़ी हो गया। देखिए, अभी तो मैंने कोई वाक़या ही बयान नहीं किया, मैं सिर्फ तबसरा ही कर रहा हूँ, जबकि मुझे काफ़ी बयान करना था, मगर वक्त अपनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। इंशाअल्लाह कल के बयान में आपकी शहादत और कल के बयान में हज़रत उस्मान गनी की शहादत भी बयान करूँगा, मगर आपको हमको इतना तो समझ में आ गया कि उमर इस्लाम का वो हीरो है, इस्लाम का वो जांबाज सिपाही था, मुस्तफ़ा जान रहमत का वो अजीम सिपाही आशिक था, जिसने अपने 10 साल की हुकूमत में दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। कायनात को नक्शा और दीन का और दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म फारूक आदम ने अदा किया कि अब क़यामत तक मुल्क और दुनिया जितनी तरक्की करेगा, भले सहरा किसी के सर पे जाए, हकीकत में उस सहरे के हकदार खत्ताब का बेटा फारूक आदम होगा।
आला हजरत कहते हैं वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हम ज़बान नबी तर्जमान नबी, जानो शानी अदालत पे लाखों सलाम। वो सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।